हाँ भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज साफ आ रही है? वीडियो साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? टाइप करके जल्दी से बताइए। और नीचे एक हैंड रेस का ऑप्शन है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस करके भी बोल सकते हैं। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि टाइप करके आप बातें कर सकें। चलिए, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे, आज से हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से लाइव क्लासेस लें इंस्टेड ऑफ जूम क्लासेस। ठीक है, इसका ये फायदा है कि एक तो यहाँ पर क्वालिटी आपको अच्छी दिख रही है, और दूसरा इसकी रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लाइव क्लासेस वाले सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। इस क्लास के 4-5 घंटे के बाद वहां पर ये रिकॉर्डेड क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अस्का, सिद्धि, वृंदा, सिद्धि, मीका, आर्यन, वृंदा, कंबोज, वर्तिका, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, 1-2 मिनट रुक जाइए जरा, बाकी बच्चों को आने दीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहली बार ले रहे हैं तो शायद थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन आने दीजिए बच्चों को। ओके, 10th ICSC PC। ओके, ठीक है भाई। क्या कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है? हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू कंप्लीटेड इन केमिस्ट्री? बेटा शौर्य कोहली, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल कर लिया है और दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है। इफ यू वांट टू अटेंड दोस क्लासेस तो वीडियो सेक्शन के अंदर आपको उसके सारे क्लासेस मिल जाएंगे, वहां जाके आप अटेंड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के बाद हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का स्टार्टिंग करने वाले हैं। चलिए, ओके, ठीक है भाई। ओके, पार्थ कुमार पूछ रहे हैं क्वेश्चन 4। बेटा कौन से पेज पे? जल्दी बताइए, कौन से सब्जेक्ट का कौन से पेज पे? हाँ जी, पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 या फिर एक्सरसाइज का 4? एग्जाम्पल 4 या फिर एक्सरसाइज का 4? ओके, एक्सरसाइज का 4। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है भाई, लास्ट सेक्शन जो हम लोग पढ़े थे, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाटर इन अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी ओनली 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ। समझिए क्या बोल रहे हैं कि एक इस तरीके से एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, इसकी डेप्थ मान लें D है। ठीक है, D मान लें, T मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्चुअली ये रियल डेप्थ हो गई, ये इसकी रियल डेप्थ हो गई। रियल डेप्थ बोल रहे हैं कितनी है? D है मान लें। तो कह रहे हैं द पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी ओनली 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ। मतलब ये गहरा तो इतना है, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है? दिखाई सिर्फ इतना दे रहा है। कितना? जो भी इसकी एक्चुअल डेप्थ है उसका सिर्फ 3/4 यानी 3/4 गहराई दिखाई दे रहा है हमें। तो ये हो गई इसकी एपरेंट डेप्थ। अभी पूछा क्या है? कह रहे हैं व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम की वजह से ऐसा हो रहा है। और कह रहे हैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो इस लिक्विड की। तो हमें मालूम है, सीधे से कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ D लिख दो, एपरेंट डेप्थ 3/4 D लिख दो। D से D कट गया, 4 ऊपर चला गया, आंसर आ गया 1.33। समझ गए बेटा पार्थ कुमार? यस श्रेया, क्या बोल रही हैं? श्रेया टाइप करके बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गौरव, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है पेज नंबर 91 में। सब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, प्रूव दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ।
नहीं बेटा देखिए, आईसीएसई में सभी बच्चे कान खोल के सुन लें, आईसीएसई ने साफ बोला है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, खासतौर से फिजिक्स की बात कर लें, देयर इज नो डेरिवेशंस कमिंग इन बोर्ड्स, बोर्ड में कोई डेरिवेशन नहीं आती एक्सेप्ट 2 डेरिवेशंस। पहली डेरिवेशन है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके अलावा बुक में कई जगह फॉर्मूले की डेरिवेशन है, वो नहीं आएंगी। हाँ, एक वो और जरूर कर लेना, MA ईटा इज इक्वल टू MA अपॉन VR, बाकी कोई डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे सिलेबस में। फिलहाल चलिए अगले टॉपिक पे करते हैं हम लोग। अगले टॉपिक की बात आई बेटा जी, हम लोग लास्ट टाइम इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या फिनोमिना देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक हमने बताया था आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा बताया था पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी शैलोअर, ऐसे ही बताया था कोई भी मछली है ऊपर से देखें तो वो ऊपर दिखेगी, ऐसे ही कोई भी फिशरमैन नीचे से बाहर किसी पेड़ को देखे तो वो ऊंचा दिखाई देगा, और कोई भी मैटर प्रिंटेड रखा हुआ है ग्लास स्लैब के नीचे तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे पढ़े थे, और जिसमें हम लास्ट आपको बता रहे थे, ये जरा ध्यान से समझो क्योंकि बुक में तो सिर्फ एक लाइन दे दी है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। एक इसकी एप्लीकेशन दे रखी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे सुबह होती है, सनराइज होता है, तो सनराइज जब भी होता है, पहले तो ये बताइए कि हम कब कहते हैं कि सनराइज हो गया और हम कब कहते हैं कि सन सेट हो गया, पहले ये समझिए। फिर मैं बताऊंगा आपको कि अगर सनराइज 6 बजे होना है फॉर एग्जाम्पल, तो रियलिटी में तो प्रैक्टिकली तो 6 बजे होना, थियोरेटिकली तो 6 बजे होना चाहिए, मतलब 6 बजे हमें ऊपर सन दिखना चाहिए, लेकिन उसके सनराइज से 2 मिनट, सनराइज के टाइम से पहले ही 2 मिनट पहले ही सनराइज हो जाता है। अभी इसका मतलब क्या है समझिए, तो ये कंफ्यूजन दूर होगा। सबसे पहले तो बात आई कि सनराइज का मतलब क्या है। सनराइज का मतलब ये है बेटा कि जब सन आपको दिखने लगे हॉराइजन के ऊपर, हॉराइजन को हिंदी में क्षितिज कहते हैं, क्षितिज के ऊपर जब सन आपको दिखाई देने लगे सुबह सुबह, तो हम कहते हैं सनराइज हो गया। कहने का मतलब ये, हॉराइजन क्या होता है, जैसे एक बहुत लंबी सड़क है, बहुत दूर तक दिख रही है आपको, या आगे तक बिल्कुल अनएंडिंग समंदर है ना, तो बिल्कुल समंदर का एंड आपको जहां दिख रहा है, वहां पे समंदर और स्काई दोनों एक जगह मिलते हैं, एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं बहुत दूर से। जहां वो जो लाइन होती है जहां पे अर्थ का ग्राउंड या अर्थ का जो सी लेवल है वो और स्काई एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम कहते हैं हॉराइजन। और वो सन जब हॉराइजन के ऊपर आ जाता है, उस लाइन के ऊपर आ जाता है, तो हम कहते हैं सनराइज हो गया, और उस लाइन के नीचे चला जाता है तो उसे हम कहते हैं सनसेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि अर्थ गोल होने की वजह से आप ये देखिए, मान लें ये हॉराइजन है, ठीक है ना, और ये आपका सन है, ठीक है। अभी क्या है, सन ऊपर की तरफ है, ठीक है, आपको दिखेगा, लेकिन सन अगर हॉराइजन के नीचे चला गया तो आपको नहीं दिखाई देगा। अब जब सुबह होती है तो सन राइज होता है, सन ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और दोपहर में बिल्कुल ओवरहेड हो जाता है, और शाम को दूसरी तरफ नीचे सनसेट हो जाता है। तो सन जब राइज होता है हम कहते हैं सनराइज हो गया, वो तभी तो कहेंगे जब हमें ये सन हॉराइजन के ऊपर दिखाई देगा। ये देखिए अभी हॉराइजन के नीचे है, ये नीचे है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही अभी देखिए ये दिखाई देने लगा, आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, ये ब्लैक कलर का मैं ऊपर ला रहा हूं पेन, ये देखिए जैसे ही आपको दिखाई दिया आपने कहा भैया सनराइज हो गया। अब होता क्या है, सन जब हॉराइजन के ऊपर आएगा, सनराइज तो तभी होना चाहिए ना, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता क्या है, सन हॉराइजन के नीचे होता है, सन हॉराइजन के नीचे होता है, आपको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से उस सन की इमेज जो हॉराइजन के नीचे है उसकी इमेज ऊपर बनने लगती है। अरे सन नीचे है हॉराइजन के, आपको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी इमेज पहले ही ऊपर बन जाती है, तो सन नीचे है लेकिन सनराइज पहले ही ऊपर आ गया, सनराइज पहले ही दिखने लगा, तो इसे हम कहते हैं एडवांस सनराइज। एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है, इसे हम कहते हैं एडवांस सनराइज। और आपको पता है कि एक्चुअल सनराइज होने से कितने मिनट पहले उसकी इमेज ऊपर बनने लगती है,
2 मिनट पहले। तो जो सन का एडवांस सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले हो जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है वो डायग्राम से समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले समझे ऐसे ही सनसेट। सनसेट क्या होता है, ये सन ऊपर है ऊपर है ऊपर है, हॉराइजन के नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, अभी सनसेट नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, जब तक सन दिख रहा है तब तक सनसेट नहीं हुआ, और जैसे ही सन नीचे चला गया आपको दिखना बंद हो गया, आप कहेंगे अरे सनसेट हो गया। अब ये देखिए सनसेट हो चुका है, आपको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन सनसेट के होने के बावजूद भी 2 मिनट तक सन इसके ऊपर ही दिखाई देता रहता है, हॉराइजन के ऊपर। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसकी जो इमेज है, एक्चुअल सन तो नीचे था लेकिन उसकी इमेज 2 मिनट तक ऊपर बनी रहती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसे हम कहते हैं डिलेड सनसेट। सन तो सेट हो गया है लेकिन उसकी इमेज अभी भी 2 मिनट तक ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहते हैं डिलेड सनसेट। तो टोटल दिन अगर मैं आपसे पूछूं टोटल दिन कितने मिनट से बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे 4 मिनट। 2 मिनट पहले हो गई सुबह और 2 मिनट तक शाम रात नहीं हुई, तो उसे टोटल 4 मिनट बढ़ जाते हैं। लेकिन बात आई सर ऐसा होता क्यों है, तो लीजिए जान लीजिए। होता क्या है बेटा, ये इस तरीके से मान लें अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मान लें बाबूराम खड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ये है हॉराइजन, ये हॉराइजन की लाइन है, वो लाइन जहां पे अर्थ और स्काई मिलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये हॉराइजन है, अब कोई हॉराइजन से इस तरीके से आप देखिए, ठीक है, अभी आप समझिए सन यहां पे है, हॉराइजन के नीचे है, ठीक है, एक सन यहां है एक सन यहां है, तो ऑब्वियसली सन जब ऊपर होता है ये तो दोपहर की बात हो गई, ये मॉर्निंग की बात हो गई, ये इवनिंग की बात हो गई। अभी देखिए सन हॉराइजन के नीचे है तो आपको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन होता क्या है आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर के अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इस तरीके से, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्स हैं इस तरीके से एटमॉस्फेयर की। तो होता क्या है, सन से जब रेज आती हैं और एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो ये देखिए यहां तक तो सीधी आएगी जहां तक स्पेस है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये बेंट होती है, ये बेंट होती है, बेंट होती है, बेंट होती है, बेंट होती है, इस तरीके से बेंट होती जाती है कंटिन्यूअसली। मैंने यहाँ पे एक ही रे बनाई है, लेकिन अगर हम 2 रे बना के समझाना चाहते तो हमें पता चलता कि इसके बेंट होने की वजह से जो सन की इमेज है इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो सन की इमेज यहां बन जाती है, सन की इमेज ऊपर बन जाती है। बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो हम दिखा सकते थे कि सन की इमेज ऊपर बन जाती है, तो एक्चुअली सन नीचे है लेकिन उसकी इमेज ऊपर दिख रही है, तो सनराइज हुआ नहीं है लेकिन 2 मिनट पहले से ही उसकी इमेज ऊपर बनने लगी, इसी को हम कहते हैं एडवांस सनराइज। बिल्कुल ऐसे ही शाम में होता है, शाम में सन नीचे चला गया है लेकिन उसके बावजूद भी हॉराइजन के ऊपर उसकी इमेज बनती रहती है 2 मिनट तक, इसे हम कहते हैं डिलेड सनसेट। तो मेरे प्यारे बात समझ में आई डायग्राम से कि एडवांस सनराइज और सनसेट क्या होता है। हाँ जी, समझ में आ गई बात, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके भाई, वेरी गुड। चलिए तो ये एक आपका पार्ट खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब हम चल रहे हैं ये रिफ्रैक्शन चैप्टर के अगले पार्ट पे। हेडिंग डाल लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल ओमिटेड नहीं है भैया, पढ़ाने वाले हैं। पारस, ओके चलिए ठीक है। तो बाबूजी अगर ये किसी को मोबाइल के अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर पे भी अगर ओपन करनी है ऐप, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी ऑप्शन है ये सारी पूरी की पूरी ऐप ओपन करने का, क्लासेस लेने का,
फाइल्स डाउनलोड करने का, तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे से अलग से पूछ सकते हैं थ्रू ऐप की चैट्स पे। फिलहाल चलिए, हेडिंग आ रही है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? उससे पहले क्रिटिकल एंगल हमें आपको बताना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या है। उससे पहले बहुत ही डिटेल में जाके, बेसिक में जाके आपको चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना क्या है यहां पे। स्पेशली जरा हम पहले पढ़ लें, अगर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी तो क्या होगा? डेंसर टू रेयरर मीडियम। देखिए जरा, मान लें कि नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है, नीचे ग्लास और ऊपर एयर। अगर कोई भी लाइट ग्लास से एयर में जाए तो कहां बेंट होगी? आप कहेंगे कि सर ग्लास से एयर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगी। ये लीजिए सर, अवे फ्रॉम नॉर्मल बना दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपको फर्स्ट डे ही मैंने बताया था कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो लाइट रिफ्रैक्ट तो होती है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, जहां पे I = R होता है। तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, लाइट ऊपर ज्यादा जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेकिन होता क्या है बेटा, अभी मैं इस वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको ओमिट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, आपको मालूम है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है इस तरीके से, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी, लेट से ग्लास से एयर जब जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये इस तरीके से हमने नीचे ग्लास बनाया है और ऊपर एयर बनाई है। लाइट जब ग्लास से एयर जाएगी तो देखिए क्या होगा। अगर नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है, नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया, इससे बिल्कुल सीधी रे ले लूं ऐसे, इससे सरफेस पे 90 डिग्री पे अगर पड़ रही है तो कहां जाएगी? आपको मालूम है, ये विदाउट डेविएशन सीधे पास हो जाएगी, बिना डेविएशन के। बिल्कुल सही। अगर लाइट रे मैं यहां पे ले लूं इस तरीके से, तो आप यहां पे देखिए, ये इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ। लाइट जब ग्लास से एयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगी, सीधे जाने की बजाय ये थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो जाएगी, जैसे कि हमने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, लाइट एक तीसरी रे ले लूं यहां पे इस तरीके से, तो जरा देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले अगर 30 डिग्री था तो अभी 40 डिग्री हो गया, बढ़ गया, साफ साफ ये एंगल बढ़ गया। अगर I बढ़ गया तो आपको क्या लगता है? R भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। μ = sin I / sin R होता है, और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो अगर I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ताकि इसका रेशियो कांस्टेंट रहे। तो I बढ़ाया, R भी बढ़ेगा। R बढ़ने का मतलब 45 से 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाली रे और नीचे ले लें, लीजिए R और बढ़ गया, R और बढ़ गया, ठीक है। एक रे और ले लूं मैं अगर यहां पे इस तरीके से, ये देखिए जरा, तो देखिए यहां 30 डिग्री था, यहां 40 डिग्री हो गया, ये एंगल और बढ़ गया, मान लें 50 डिग्री हो गया, एंगल I और बढ़ गया। I बढ़ेगा तो R और बढ़ेगा। R बढ़ते 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 रे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। एक टाइम ऐसा होगा कि R बढ़ बढ़ के 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कितना ही हो जाएगा, बिल्कुल जो रे है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल चली जाएगी, सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। इस तरीके से ये वाली रे आप देखिए सरफेस के पैरेलल ही चली गई, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे कितना हो गया? साफ साफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो बस यही एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए और लाइट रे सरफेस के पैरेलल चली जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया गया है क्या? क्रिटिकल एंगल। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशन सुन लो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? critical, the angle of incidence, that angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree and the rays goes
पैरेलल टू द सरफेस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम टू मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्यारे ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल या तो सी से डिनोट करते हैं या फिर IC से डिनोट करते हैं। कुछ बुक में सी से, कुछ बुक में IC से। चलो सी से डिनोट कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता है कितनी होती है? 42 डिग्री। 42 डिग्री पे अगर लाइट डाली जाए तो लाइट सरफेस के पैरेलल चली जाती है। ऐसी अगर लाइट वाटर से एयर जा रही है तो पता है वाटर एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 48.5 डिग्री होती है, आपको याद करना है। ऐसी अगर लाइट डायमंड से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है लगभग 24 डिग्री। बोले सर डायमंड का क्यों लिखा? क्योंकि डायमंड का एक स्पेशल केस है, ये वो पेयर ऑफ मीडियम है डायमंड एयर जिसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होती है, और इसका यहाँ पे एक खास इंपॉर्टेंस भी है जो हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वृंदा कंबोज बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्रेया मेहरोत्रा ओके, ठीक है भाई, अंशिका माथुरिया, गौरव केजरीवाल ओके, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया क्या चीज होती है? ओके है, समझ में आ गया है। अभी आगे बढ़ने से पहले एक हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच रिलेशन कैसे आएगी? रिलेशन लेट्स सी। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है। लेट्स से नीचे ग्लास है और लेट्स से ऊपर एयर है, ठीक है। लाइट मान लें इस तरीके से इस पे पड़ी, पता है कितने एंगल पे? लाइट मान लें पड़ी यहां पे क्रिटिकल एंगल के बराबर पे पड़ी। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्रिटिकल एंगल के बराबर है। और क्रिटिकल एंगल आपकी बुक में किससे डिनोट किया गया है? कंसाइज में तो डिनोट किया गया है ये आपका सी से डिनोट किया है, तो चलो हम भी सी से ही डिनोट कर ले रहे हैं। लेट्स से क्रिटिकल एंगल आपका है वो यहाँ इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पड़ी है कि क्रिटिकल एंगल पे पड़ी है, मतलब ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। तो मान ले लाइट 42 डिग्री पे पड़ी है, तो भैया लाइट रे कहां जाएगी? ऑब्वियसली लाइट रे इस तरीके से ऐसे चली जाएगी, अगर यहाँ पे ऐसे पड़ी है क्रिटिकल एंगल के बराबर पड़ी है, इस तरीके से कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट बेटा ग्लास से एयर में जा रही है, तो अगर हम इसका म्यू निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ G लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे दिखाने के लिए कि लाइट ग्लास से एयर में जा रही। और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R, स्नेल्स लॉ के हिसाब से। लेकिन हमें यह मालूम है कि हेयर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे ही गिराई जाए, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है भैया वो 90 हो जाता है। अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट दें तो क्या होगा? चलिए लेट्स सी। तो G म्यू A का फॉर्मूला हो जाएगा साइन C अपॉन साइन 90, और साइन 90 होता है आपका 1, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन C अपॉन 1। लेकिन अगर हम इसे पढ़ें G म्यू A, तो जरा बताना ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वृंदा एंड वैष्णवी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अरे भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का फॉर्मूला निकला है ये। अरे भैया क्या कभी किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो एयर की निकालोगे क्या? Obviously not. We will be more concerned about finding the refractive index of glass with respect to air, ना कि refractive index of air with respect to glass. तो हमें refractive index glass की निकालनी होगी भैया, ये तो refractive index air की है। तो refractive index अगर glass की निकालें
तो ऑब्वियसली आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि ए म्यू जी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1/g म्यू ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो जी म्यू ए तो साइन सी अपॉन 1 था, इसका उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा 1/sin c। तो ये लीजिए फॉर्मूला बन गया आपका, ए म्यू जी का फॉर्मूला आ गया आपका 1/sin c। यही रिलेशन आपको निकालनी थी। ए म्यू जी की जगह सिंपली म्यू भी लिख सकते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला आपके पास आ गया, डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया 1/sin c। ये रिलेशन देखो मैंने डिराइव जरूर करवाई है आपको, और आपको आनी भी चाहिए इसकी डेरिवेशन कि ये कहां से आया कैसे आया, लेकिन बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी। बट जो बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं वो इस डेरिवेशन को समझ के लिखें जरूर, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन हो गई म्यू इक्वल टू 1/sin c, जिस पे बेस न्यूमेरिकल्स होंगे, और 1/sin c की जगह चाहें तो कोजेक भी लिख सकते हैं। 1/sin इज इक्वल टू कोजेक होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात आई कि सर जी ये जो आपने रिफ्रैक्ट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताई, ये कैसे बताई? लो अब तो बड़ा आसान हो गया ना, हमें मालूम है। ये लीजिए म्यू का फॉर्मूला 1/sin c आ गया, 1/sin c आ गया। तो हमें मालूम है फॉर ग्लास म्यू की वैल्यू 3/2 होती है, यानी 1.5, विच इंप्लाइज दैट 1/sin c जो होगा वो 3/2 होगा, विच इंप्लाइज दैट sin c, इसका उल्टा कर दें तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, 2/3 यानी 0.6667। sin c की वैल्यू इतनी होगी, और अभी आपको टेबल्स देखना आती नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो c की निकल के आपकी यहीं से इस तरीके से आ जाएगी, 42 डिग्री समथिंग आएगी। मैंने राउंड फिगर में 42, तो वो जो c की वैल्यू मैंने डायरेक्ट बता दी थी 42 आई, वो इस तरीके से आई है। ऐसे हम किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मालूम है। फिलहाल ये तो बात हो गई क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा किसके लिए होता है? डायमंड के लिए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायमंड हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप लोग जूम से क्लासेस ले रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ पे इस तरीके से ऐप लाइव ले रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है या जूम ज्यादा बेटर है? बताइए। ओके, और बच्चे बताइए, सभी बच्चे बताइए। ऐप या जूम? ऐप या जूम? वैष्णवी कह रही है ऐप इज टेकिंग टू मच डेटा। ओके, अच्छा, क्वालिटी इज गुड ऑन ऐप। यस बेटा, देखिए अगर डेटा की प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि सर इतना डेटा खत्म हो जा रहा है कि हम क्लासेस ही बाकी बची हुई नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। बट यहाँ ज्यादा बेटर है, उसके रीजंस हैं। पहला, यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है वीडियो की। दूसरा, ये रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे आपको, कभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट ये है जूम में आप स्पीक कर सकते हैं, बट इसमें टाइप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी स्पीक करने का ऑप्शन है बेटा, वहां पे एक हैंड रेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके मैं जब ओके करूंगा तो आप उस पे स्पीक, इस पे भी स्पीक कर सकते हैं। अनन्या सिंह, चैप्टर 5 कौन सा है? लेंस। लेंस की वीडियोस अगर आपको चाहिए, एग्जाम में आ रहा है आपके, तो मेरे से अलग से बात करिएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। ओके, चलिए आगे का देखिए। अब यहाँ पे एक चीज और आई है, एक चीज और है यहाँ पे।
ये तो हो गया क्रिटिकल एंगल। आपने देखा जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रे और नीचे और नीचे और नीचे आती जा रही है। अभी एक लाइट रे और ले लीजिए, एक लाइट रे यहां पे और ले लीजिए ऐसे, तो जरा देखिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहां से भी ज्यादा लग रहा है साफ साफ। मान लें कि जैसे ये ग्लास था तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री होती है, तो मान लें हमने यहाँ पे 42 डिग्री पे डाली थी लाइट, तो सरफेस के पैरेलल गई। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 42 था तो ऊपर चली गई, लेस देन 42 था तो ऊपर चली गई। लेकिन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 से भी ज्यादा हो गया। 42 से ज्यादा होने का मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। तब ये लाइट रे कहां जाएगी? आपने देखा जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जा रहे थे आर भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, रे नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी। अब भैया बिल्कुल यहां आ चुकी है, इससे और नीचे कहां जाएगी? उसी मीडियम में आ जाएगी। जी हां, तो होगा ये कि लाइट रे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा डालें तो लाइट रे ऊपर जाएगी ही नहीं, सारी की सारी लाइट अंदर ही आ जाएगी, कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होएगी ही नहीं। और यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑब्वियसली इक्वल होगा। अगर ये 43 डिग्री है तो ये भी 43 डिग्री होगा, 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। यही फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों? रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन तो शब्द लगेगा ही लगेगा। इंटरनल क्यों शब्द लगाए? क्योंकि जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम में इंटरनल ही चली गई। लेकिन टोटल शब्द क्यों लगा है? टोटल इसलिए लगा है क्योंकि आपने यहां देखा था, मैंने आपको बताया था कुछ लाइट ऊपर जाती है, कुछ लाइट नीचे आती है जनरली, लेकिन यहां इस केस में कोई भी लाइट ऊपर नहीं जाएगी, सारी की सारी अंदर आएगी, सारी की सारी मतलब टोटली रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए इस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो पाए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? तो जरा देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस। पहली कंडीशन होगी कि ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया। दैट पेयर ऑफ मीडिया का मतलब ग्लास से एयर में जा रही है तो एंगल 42 से ज्यादा होना चाहिए, वाटर से एयर में जा रही है तो 48.5 से ज्यादा होना चाहिए, एंड सो ऑन। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। भैया डेंसर से रेयरर जाएगी तभी तो, डेंसर से रेयरर जाएगी तभी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तभी तो अंदर ही अंदर वापस आ जाएगी। अंदर ही वापस आ पाए उसके लिए जरूरी है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। बात समझ पा रहे हो? ये डेफिनेशन सॉरी ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। तो मेन बात है इसके बाद आएगी सर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ गई तो डेफिनेशन बहुत आसान है, लंबी जरूर है लेकिन आसान बहुत है। अगर आपको कंडीशंस याद हो गई हैं, समझ में आ गई हैं, तो इन कंडीशन के बेसिस पे ही डेफिनेशन बनेगी। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? द फिनोमिना इन विच लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, light traveling from denser to rarer medium, having angle of incidence greater than critical angle। फिर से बोल रहा हूं, if a light traveling from denser to rarer medium having angle of incidence greater than critical angle, then the light does not refract। वो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है बट रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। This phenomena is known as total internal reflection। The phenomena in which a light traveling from denser to rarer medium having angle of incidence greater than critical angle for that pair of media, comma, does not refract but reflect in the same medium is known as TIR। बात समझ में आई कि नहीं आई? बुक में पेज नंबर 93 पे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है और 94 पे बॉक्स में TIR की डेफिनेशन दे रखी है। यस, ओके श्रेया मेहरोत्रा एंड वैष्णवी। तो देखिए जरा, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल
पेज नंबर 94 पे 48.5 डिग्री दे रखा है, जैसे 49 रफली लिख लिया है, ग्लास के लिए 42 है, डायमंड के लिए 24.5 होता है, 24.5 होता है, जिसे कभी 25 भी लिख देते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई क्रिटिकल एंगल की। अब बात आई क्रिटिकल एंगल डिपेंड कौन से फैक्टर्स पे करेगा। सर इस बार सिलेबस रिड्यूस होगा, बेटा पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड कुछ भी नहीं बोल रहा है कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, क्या करेंगे हम। बोर्ड इस समय पिछले साल के रिजल्ट्स बनाने में लगा है, कुछ नहीं पता करेगा या नहीं करेगा, यू हैव टू वेट। फिलहाल बात आई क्रिटिकल एंगल कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले में साफ साफ आप देख पा रहे हैं sin c इज इक्वल टू 1/μ हो गया, तो क्रिटिकल एंगल साफ साफ म्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपसे पूछी जाए क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वही सारे फैक्टर्स लिख देना जिन फैक्टर्स पे म्यू डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर एंड कलर ऑफ लाइट। आपको मालूम है रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है या वायलेट के लिए? किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, रेड के लिए या फिर वायलेट के लिए? कौन ज्यादा बेंड करता है? यस, पार्थ और वर्तिका वृंदा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनन्या, वैष्णवी, वायलेट। वायलेट कलर ज्यादा बेंड करता है, तो वायलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, विच इंप्लाइज है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसी होगी? क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो क्रिटिकल एंगल कलर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मीडियम लेस डेंस होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाती है। ठीक है, तो पेज नंबर 94 पे ये टॉपिक स्टिक कर लीजिए फैक्टर्स, और 95 भी मैंने पूरा आपको बता दिया आधा। अभी हेडिंग डालिए बेटा, ये डायग्राम जरूर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। और नहीं बनाए हो अभी तक तो फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके क्लास के बाद जरूर बना लेना। ओके, ये शौर्य कसोदन क्या कह रहे हैं? सर स्क्रीनशॉट में एकदम ब्लैक हो जा रही है स्क्रीन जब चेक कर रहे थे। जब क्या कर रहे थे? जब स्क्रीनशॉट चेक किया ना सर तो ब्लैक हो गया था, पूरा ब्लैक आया। मतलब बेटा क्या चेक कर रहे थे? स्क्रीनशॉट अभी लिया था ना सर, तो फिर हाँ। जब देखा ना तो सर ब्लैक आया, स्क्रीन डायग्राम दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, एक्चुअली ना वो परमिशंस नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की लाइव क्लासेस में, इसलिए नहीं हो पा रहा होगा, वो परमिशन नहीं है बेटा। ओके ओके, चलिए ठीक है भाई, हेडिंग डालिए। अच्छा अभी क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्लानिंग कि अभी कुछ दिनों तक आई विल टेक क्लासेस ऑन संडेज एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस को एक्सेलरेट करने के लिए मैं संडे भी क्लास लूंगा, और इस संडे तो है ही है, कब होगी? इस संडे सुबह होगी लगभग, वो आप संडे को हम क्लासेस ले लेंगे 9 बजे के आसपास। टाइम आपको मैं सैटरडे इवनिंग में बता दूंगा, ठीक है। तो संडे को हम थोड़ा लंबा पढ़ेंगे सिलेबस को थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए, और टेस्ट भी है आपका संडे को टेस्ट है। इससे पहले आपका कौन सा चैप्टर खत्म हुआ था? मशीन्स का तो मेंटी हो गया था, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आपका संडे को केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का टेस्ट है, मेंटी क्विज है, तो तैयार करना शुरू कर दीजिए। और ये चैप्टर भी तैयार करना शुरू कर दीजिए, लगभग खत्म होने वाला है, एक सेशन में और ये खत्म हो जाएगा पूरा, और फिर इसका भी टेस्ट आपको देना होगा। तो वेनसडे में फिर इसका भी टेस्ट होगा। चलिए खैर,
ठीक है भाई, तो अभी हेडिंग डालिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म। बाकी सारी क्लासेस आपकी सही चल रही हैं क्या? अगर नहीं चल रही हैं किसी भी क्लास में, इंग्लिश में, सोशल, कंप्यूटर में, मैथ्स में, बायो में, अगर किसी तरीके की भी कोई परेशानी है आपको, तो आप मेरे से अलग से बात करके, चैट के थ्रू, चाहे फोन करके जरूर बताइए अगर किसी तरीके की भी परेशानी आ रही है। चलिए खैर बेटा, अभी ना ये नया टॉपिक है, तो ये नया टॉपिक एक साथ ही कवर होगा, 2-3 मिनट में नहीं खत्म होगा, तो इसलिए हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और जितना भी मैं पढ़ा चुका हूं, कल आप पूरा पढ़ के आना। कल ये मैं पूरा खत्म करा के फिर इसके क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे, ठीक है? कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो मिलेंगे फिर हम। और ये वाला जो आज का लेक्चर है, ये आपके, हाँ एक बात और सुन लो, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग की बायो का जो बैच है वो अलग बना दिया गया है। कुछ बच्चे बायो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो बैच है फिजिक्स पीसी आ गया है इसका नाम, और इस बैच में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी। बायो का एक सेपरेट बैच बना दिया गया है, तो अगली बार से बायो की बैच उसी के अंदर, बायो की क्लासेस उसके अंदर लगेंगी, ठीक है? और ये जो वीडियो है इसका, ये आपको इसी पीसी वाले फोल्डर के अंदर, जहां लाइव क्लासेस का एक सेक्शन है, उसके अंदर 4 से 5 घंटे के बाद वहां पे ये अपलोड हो जाएगी अपने आप, वहां से देख सकते हैं। चलिए ओके देन, बाय बाय, टेक केयर भैया, मेहनत करते रहो, पीछे का रिवाइज करते रहो, खासतौर से इस चैप्टर का कल से पहले पूरा रिवाइज कर लेना। मिलेंगे हम दोबारा कल। उससे पहले कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, कैन यू प्लीज, क्या बोल रहे हैं सर, मैथ्स की क्लास जूम पर होगी? मैथ्स की क्लास अभी जूम पर ही होगी, बाकी सारी ये थोड़ा सा मान लें कि अभी टेस्टिंग पीरियड में है कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। अगर ये सही रहता है 2-3 दिन के बाद हम सारी क्लासेस फिर इसी पे कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा परसों से स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री का एसिड बेसिस सॉल्ट, शौर्य कशोधन, तो शौर्य कोहली, सॉरी। ओके ठीक है बेटा पार्थ, चलिए लेट्स सी क्या होता है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वर्तिका ये बेस्ट है, ओके बहुत बढ़िया। प्लीज रिपीट अबाउट टेस्ट। टेस्ट के बारे में फिर से सुन लो। संडे को मेंटी क्विज है, सुबह क्लास होगा आपका, किस चीज का वो बता दूंगा कितने बजे, लेकिन एक मेंटी क्विज होगी वही 3-4 बजे, केमिकल बॉन्डिंग की। फिर मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में आपका ये चैप्टर का भी टेस्ट होगा ऐप पर, ये जो चैप्टर चल रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। ओके बाय बाय, टेक केयर।